अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 2 जनवरी 1972 की घटना है। उस रोज़ प्रताप की ड्यूटी लाइब्रेरी के उत्तरी फाटक पर थी। वो फाटक चिड़ियाघर के सामने खुलता था। शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक प्रताप की ड्यूटी थी। इसके बाद उसकी जगह इंद्रदेव को लेनी थी। इंद्रदेव अभी नहीं आया था। उसकी उम्र कम थी और वो इस नौकरी पर नया नया आया था। टन टन लाइब्रेरी की दीवार घड़ी ने 2 बजाए। इंद्रदेव क्यों नहीं आया? कहीं सो तो नहीं गया? प्रताप ने सोचा, क्या बात है? ठंडी ठंडी हवा प्रताप के बदन में घुसती जा रही थी। उसे इंद्रदेव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी अरसे में कहीं से उल्लू बोलने की आवाज़ आई। शायद लाइब्रेरी के पीछे पुराने बरगद के खोखे में उल्लू बैठा रो रहा था। रिटायर्ड फौजी होने के बावजूद प्रताप के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे पश्चिमी फाटक पर रात को ड्यूटी देते हुए कुछ अजीब सा महसूस होता था। फाटक के सामने वाली चौड़ी सड़क चिड़ियाघर के सामने से टाली नाले पर बने अलीपुर ब्रिज को पार करके सीधी रेस कोर्स की तरफ चली गई थी। इस फाटक, इस सड़क और इस पुल के बारे में कितनी ही कहानियां बिखरी हुई थीं। कहा जाता है कि यही पश्चिमी दरवाज़ा लाट साहब के मकान का फाटक था। पालकी में बैठे साहब लोग इसी फाटक से निकलने के बाद किले का मैदान पार करके शहर की हद में दाखिल होते थे। इस गेट पर पहरा देते वक्त एक रात वीर बहादुर मरते मरते बचा था। वो अमावस की काली रात थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वीर बहादुर ने सुना, हम अरहम, हम अरहम। पालकी ढोने वाले कहारों की एक आवाज़ लाइब्रेरी की तरफ से फाटक की तरफ बढ़ती आ रही थी। फिर एक पालकी दिखाई दी। पालकी का दरवाज़ा खुला हुआ था। पालकी के अंदर एक गोरा साहब तकलीफ़ के मारे करा रहा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन पर बाईं तरफ पट्टी बंधी हुई थी। बुरी तरह डर कर वीर बहादुर ने उत्तरी दरवाजे पर पहरा देते हुए जालिम शेख को आवाज़ दी थी। तभी उस जख्मी गोरे साहब की पालकी गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि वहाँ जिन दिखाई देते हैं। वो पानी में उतरकर नहाते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, जिसकी आवाज़ दूर से सुनाई देती है, लेकिन करीब आते ही आवाज़ गायब हो जाती है। कहीं कोई दिखाई भी नहीं देता। सिर्फ गंगा के किनारे मकई के खेत के पास साधु बाबा के डेरे की रोशनी झिलमिलाती होती है। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि एक अंग्रेज़ सफ़ेद घोड़े पर बैठा चला आ रहा है। तभी एक पालकी दिखाई देती है। अंग्रेज़ उस पर बैठकर लाट साहब के मकान की तरफ चला जाता है। इंद्रदेव को ना आता देखकर प्रताप ने अपनी छड़ी उठाई और गार्ड्स क्वार्टर की तरफ चल दिया। अभी वो जा ही रहा था कि उसे दूर से एक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे चीख फिर सुनाई दी, हाय राम। इसके बाद आवाज़ जैसे घुट गई। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने चीखने वाले का गला दबा दिया हो। वो चीख इंद्रदेव की थी। प्रताप ने भी चीख कर आवाज़ दी, क्या हुआ इंद्रदेव? मैं अभी आया। जिधर से इंद्रदेव की चीख आई थी, प्रताप उसी तरफ दौड़ पड़ा। सामने बरगद का घना पेड़ था। उसके नीचे सीमेंट का चबूतरा था जिस पर बैठकर बच्चे पढ़ते थे। प्रताप को महसूस हुआ कि उस चबूतरे पर कोई लेटा है। प्रताप ने आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने आगे बढ़कर देखा तो इंद्रदेव पड़ा हुआ था। उसके गले से खरखर आवाज़ निकल रही थी और मुंह से झाग बह रहा था। क्या हुआ इंद्रदेव? लेकिन प्रताप के जवाब में इंद्रदेव ने कुछ नहीं कहा, बस पुराने बरगद की तरफ इशारा ही कर सका। उधर देखते ही प्रताप के दिल की धड़कन रुक कर रह गई।
वो बरकत लाट साहब के ज़माने का था। उसके नीचे सफ़ेद गाउन में एक मेम साहब बैठी हुई थीं, लेकिन उसका सर बरकत के ऊपर वाली डाली को छू रहा था। प्रताप ने चिल्लाकर मेन गेट के दरबान को बुलाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। अब उसकी हालत भी ख़राब होने लगी थी। इतने में साइकिल की घंटी बजने की आवाज़ आई। प्रताप ने देखा, ये केयर टेकर बनर्जी बाबू थे। उन्होंने प्रताप से सारी बात पूछी और वो भी इस मामले में सीरियस हो गए। उन्होंने लाइब्रेरी वालों को खबर की। तभी से रात को पश्चिमी गेट पर 2 दरबान रहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी की हिस्ट्री कई हैरान कर देने वाली घटनाओं की गवाह है। कई साल पहले इस महल के बाग में 2 अंग्रेज़ सरकारी अफसरों के बीच जंग हुई थी। वो थे वॉरेन हेस्टिंग और फिलिप फ्रांसिस। उनमें हेस्टिंग बंगाल का सबसे बड़ा अफसर यानी बड़ा लाट साहब था और फ्रांसिस उसका ख़ास था। कहा जाता है कि दोनों के बीच जंग का कारण एक हसीना थी। हेस्टिंग और फ्रांसिस के बीच जंग हुई। इसके गवाह थे हेस्टिंग के लेफ्टिनेंट कर्नल पैट्रिस और फ्रांसिस के दोस्त वाटसन ईस्ट इंडिया कंपनी का इंजीनियर था। पैट्रिस की ज़बानी इस जंग का हाल इस तरह है। 17 अगस्त 1780 की सुबह 2 बजे मैं हेस्टिंग को लेकर पहले से तय की जगह पर पहुंचा। कौन कितनी दूर खड़ा होगा ये वाटसन ने तय कर दिया और दोनों से एक साथ गोली चलाने के लिए कहा। फ्रांसिस ने गोली चलाई तो भुस से आवाज़ आई और धुआं निकला। कारतूस गीला था। हेस्टिंग ने फ्रांसिस को एक और मौका दिया, लेकिन फ्रांसिस की गोली उसके कान के पास से निकल गई। उसी वक्त हेस्टिंग ने गोली चलाई और वो फ्रांसिस की गर्दन में लगी। पालकी आई, जख्मी फ्रांसिस को उसमें बिठाया गया। उसकी गर्दन से पीठ तक पट्टी बांधी गई थी, लेकिन इलाज के लिए उसे शहर ले जाना पॉसिबल नहीं हो सका। फ्रांसिस को लेकर जो पालकी 200 साल पहले पश्चिमी फाटक से निकली थी, क्या वही लाइब्रेरी के दरबानों को कभी कभी दिखाई देती है? लेकिन जिस हसीना के लिए ये जंग हुई थी, उसके बारे में अंग्रेज़ों ने खुद बताया है कि वो हसीना मैडम ग्रांट थीं। हेस्टिंग, फ्रांसिस और बारबिल के ज़माने में कलकत्ता में मिसेस ग्रांट के हुस्न के चर्चे हुआ करते थे। उसकी असाधारण खूबसूरती का जिक्र बास्टेट की किताब में मिलता है। हुस्न की इस मलका का जिस्म संगमरमर से तराशा हुआ पुतला था। सफ़ेद रंग, सुनहरे बालों वाली इस खूबसूरत हसीना की खूबसूरत आंखें बड़ी बड़ी और नीली थीं। वो बिल्कुल मलका यानी रानी मालूम होती थी। ऐसी हसीन तरीन बीवी के साथ कंपनी का आला अफसर अलीपुर के रेड गाउन हाउस में रहने लगा तो हेस्टिंग, फ्रांसिस और बारबिल जैसे नौजवानों की आंखों से नींद उड़ गई। पहली मुलाकात में ही हेस्टिंग ने दोनों मियाँ बीवी को रात को खाने पर इनवाइट किया। उसी दिन 23 नवंबर 1776 को बाल डांस की महफिल में इस नौजवान जोड़े से फ्रांसिस का परिचय हुआ था। मिसेस ग्रांट को देखते ही फ्रांसिस दीवाना हो गया था। नेशनल लाइब्रेरी में जो भूत के सायों के बारे में घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल सच्चाई ज़रूर है। रिवर एंड लॉन्ग ने कहा है कि उन दिनों हेस्टिंग शहर से अपने मकान जाने के लिए गंगा तक सफ़ेद घोड़े पर आता था और नाव से गंगा पार करता था। इससे बड़ी परेशानी होती थी। उन्होंने 20 जून 1763 को कंपनी से पुल बनाने की मंजूरी मांगी थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लाट साहब ने जो बयान दिया है, उससे पता चलता है कि नेशनल लाइब्रेरी के उत्तरी दरवाजे के दरबानों को कभी कभी रात में सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ अंग्रेज़ क्यों दिखाई देता है। फिर चांदनी रात में अलीपुर ब्रिज के नीचे बहती हुई गंगा में जो परछाइयाँ नहाती है, उनके बारे में एक अंग्रेज़ ने लिखा है। नेशनल लाइब्रेरी के आसपास पूरे अलीपुर में उन दिनों जंगल था। उस जंगल में चोर डाकू आबाद थे। वो राहगीरों को लूटने के बाद उनको कत्ल करके आसपास के नालों में फेंक देते थे। पॉसिबल है
उन्हीं राहगीरों की आत्माएं आज भी चांदनी रात में वहां भटकती फिरती हों। नेशनल लाइब्रेरी के अंदर रीडिंग रूम में और दूसरी मंजिल की गैलरी में आज भी कभी कभी किसी के चलने की आहट महसूस होती है। न्यू बुक डिस्प्ले हॉल की बाईं गैलरी में कभी कभी कोई साया दिखाई देने के बाद अंधेरे में गायब हो जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेकल साइंस के सदर डॉक्टर नांजन फेडरर ने कहा है कि अगर कोई किसी मकान में गहरे पछतावे और जहनी परेशानी से गुजरा है और उसी हालत में उसकी मौत हो गई है, तो भी उस शख्स की आत्मा, तो भी उस आदमी की आत्मा वहीं मटलाती रहती है। अब इंटरनेशनल लाइब्रेरी के एक नौकर की ज़बानी उसकी कहानी सुनिए। इंटरनेशनल लाइब्रेरी भूतिया इमारत है। लाइब्रेरी की नौकरी में आने के बाद मुझे ये बात मालूम हुई थी, लेकिन भूत प्रेत पर मुझे कभी यकीन नहीं था। फिर भी अपनी आँखों से जो अजीब घटना देखी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। उस दिन शाम की ड्यूटी थी। अभी 8 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। रीडिंग काउंटर का काम ख़त्म हो चुका था। लाइट बुझा दी गई थी। मैं निकलने ही वाला था कि दूसरी मंजिल से किसी की चीख सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। तभी गार्ड किरण बहादुर थापा दौड़ता हुआ नीचे आया और घबराई हुई आवाज़ में बोला, सर जल्दी ऊपर चलिए। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, 5 बजे लिफ्ट बंद कर दी गई थी। उसके स्टार्टर की चाबी भी फाटक पर जमा है, लेकिन मैंने देखा कि लिफ्ट ऊपर आ रही है। क्या कह रहे हो? कहता हुआ मैं उसके साथ दूसरी मंजिल पर आया और हैरत और डर की मिली जुली सी लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। क्या देखता हूँ कि लिफ्ट ऊपर नीचे आ जा रही है। हिस्ट्री में है कि हेस्टिंग ने बैरन महाव और उसकी खूबसूरत बीवी मैरिन महाव को 1769 से 1776 तक 7 साल नेशनल लाइब्रेरी में रखा था। महाव के 2 बेटे चार्ल्स और जूलियस भी यहीं थे। बैरन महाव को अच्छी तरह पता था कि उसकी बीवी हेस्टिंग्स की कमज़ोरी है। हेस्टिंग ने कंपनी के काम से बैरन को मद्रास यानी आज के चेन्नई भेज दिया था। दुखी बैरन खुद अपनी बीवी से दूर चला गया था। यकीनी तौर पर इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन उस वक्त आधी रात को हेस्टिंग्स दूसरी मंजिल पर मैरिन के कमरे में पहुंच जाता था। क्या लिफ्ट के ऊपर नीचे होने के पीछे दुखी बैरन की परेशान आत्मा थी? इसी अलीपुर में एक और हिस्टोरिकल इमारत है, हेस्टिंग्स हाउस। इस इमारत के बारे में पुराने कलकत्ता की हिस्ट्री में और सरकारी रिपोर्टों में जिक्र मिलता है। हिस्ट्री के अलग अलग उतार चढ़ाव के गवाह इस हाउस के चारों तरफ फैले मैदान में जब रात की खामोशी उतरती है, उस वक्त गहरी काली परछाई की तरह बग्घी दिखाई देती है। 4 घोड़ों की ये बग्घी इस हाउस के सामने रुकती है। उसमें से उतरकर बेचैन आत्मा आसपास की झाड़ियों में न जाने क्या ढूंढती फिरती है। रात पड़ती है। तारों की रोशनी चांदनी की तरह मैदान में फैल जाती है। वो भूतिया साया परेशानी के आलम में कभी पेड़ों के नीचे जाता है तो कभी झाड़ियों के झुरमुट में, लेकिन कहीं उसे अपनी खोई हुई चीज़ नहीं मिलती। इसी तरह वो और बेचैन हो जाता है और वो संगमरमर की सीढ़ियों से इस मकान की दूसरी मंजिल पर जाता है। वहाँ सबसे बड़े कमरे के सामने पहुंचकर वो थोड़ी देर खड़ा रहता है। ऐसा लगता है जैसे 200 साल पहले की खूबसूरत यादें उसके दिल में उभर आती हैं। तभी उसे खोई हुई चीज़ और शिद्दत से परेशान करती है। वो पागलों की तरह अलमारी में, मेज़ के तराजों में और बिस्तर के नीचे उन कीमती चीज़ों को ढूंढता फिरता है। एक पल रुककर कुछ सोचता है, फिर भागकर बाथरूम में जाता है और वहाँ भी उन्हीं चीज़ों को तलाश करता है। मायूस होकर वो फिर मकान के पीछे चक्करदार जीने के सामने पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो ज़रा परेशान होता है। 200 साल तक गर्मी बरसात सह कर भी वो जीना ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है। फिर वो उस जीने से नीचे उतरकर गाड़ी में बैठ जाता है।
वो अंग्रेज भूत कौन है, इस मकान की क्या हिस्ट्री है, ये सब कुछ जानने के लिए 200-250 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1777 में कलकत्ता का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। राइटर हेनरी कॉटन का कहना है कि आधी रात को जो बेचैन साया अपनी खोई हुई चीज़ें ढूंढता फिरता है, वो खुद बड़े लाट साहब वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। हेस्टिंग्स हाउस में अब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। जंगल की वो ज़मीन खरीद कर हेस्टिंग ने अपनी पसंद से वो मकान बनवाया था। अपनी महबूबा मैरीन महाव के साथ वो इस मकान में रहने लगा था। उस वक्त नेशनल लाइब्रेरी में उनके मेहमान और दोस्त रहते थे। सिर्फ 7 साल हेस्टिंग्स और मैरीन उस हाउस में रहे थे। 1884 के आखिर में मिसेस हेस्टिंग्स इंग्लैंड चली गईं। इसके बाद हेस्टिंग भी यहाँ की जॉब की मुद्दत ख़त्म करके वापस चला गया था। 34 साल बाद 1888 में 86 साल की उम्र में हेस्टिंग्स का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। उसकी आत्मा क्यों बेचैन रहती है? खूबसूरत बंगाल में अपने पुराने मकान में वो बार बार क्या तलाश करने आती है? हेनरी ने अपनी किताब कलकत्ता ओल्ड एंड न्यू में लिखा है कि हेस्टिंग अपने कुछ ज़रूरी कागजात ढूंढने आता है। अपने प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर टॉमसन को लिखे हुए उसके एक ख़त से इस बात का पता चलता है। हेस्टिंग्स ने लिखा था, आप लोग उन चीज़ों को अभी तक नहीं ढूंढ सके। काली लकड़ी के बॉक्स में मेरे वो ज़रूरी कागजात थे। बता नहीं सकता कि उनको ना पाने से मुझे कितनी ज़हनी तकलीफ़ है। लाख कोशिश के बाद भी टॉमसन उन कागजात को नहीं पा सका था। इसलिए उसने 6 सितंबर 1887 को कलकत्ता गज़ट में इश्तिहार दिया था कि भूतपूर्व गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड जाने लगे थे, तब उनके चौरंगी लेन या अलीपुर के नए मकान से उनका एक बॉक्स या तो चोरी हो गया था या गलती से नीलाम कर दिया गया था। उस बॉक्स में 2 तस्वीरें और कुछ ज़रूरी कागजात थे। अगर कोई आदमी उन चीज़ों का पता बता सके तो मिस्टर लार्कन्स, जो कि हेस्टिंग्स के दोस्त थे, और मिस्टर टॉमसन उनको 2000 रुपया इनाम में देंगे। लेकिन इस पर भी कुछ पता नहीं चला। काली लकड़ी का वो रहस्यमयी बॉक्स नहीं मिला। 1901 में बड़े लाट लॉर्ड कर्जन ने हेस्टिंग्स हाउस को ख़रीदकर वहाँ सरकारी मेहमान खाना बनवाया था। उसने भी इस मकान में भूत का जिक्र किया है। शाम की लाली जब इस मकान को जगमगा देती है, तब कभी कभी पुराने ज़माने की एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे इस मकान की तरफ आती दिखाई देती है। फिर भड़कीली पोशाक में कोचवान उस गाड़ी को मकान की बरसाती तक ले जाता है। फिर वो गाड़ी समेत गायब हो जाता है। आधी रात को जो घटना होती है वो दूसरी तरह की है। इसमें परछाई सा कोई आदमी मकान के अंदर घूमता फिरता है। लॉर्ड कर्जन यूं भी भूत प्रेत को मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हेस्टिंग्स हाउस की घटनाओं के बारे में बहुत से चश्मदीद गवाहों के बयान लिए थे। उस वक्त इस हाउस में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की टीचर्स और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने आधी रात को घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी है। नेशनल लाइब्रेरी के साउथ में आज एक बाग है। उस बाग से हेस्टिंग हाउस तक 72 बीघा ज़मीन का मालिक वॉरेन हेस्टिंग था। उसने अपनी दूसरी बीवी मैरीन के पहले शौहर बैरन महाव से पैदा होने वाले लड़के जूलियस महाव को वो ज़मीन दे दी थी। 1788 में हेस्टिंग इंग्लैंड चला गया तो उसके 3 साल बाद जूलियस राइटर की जॉब पर हिंदुस्तान आया। 1892 में वो मुर्शिदाबाद का कलेक्टर बन गया। इसके बाद उसकी तरक्की हुई। उसके 3 लड़कों विलियम, चार्ल्स और जॉन की भी इसी मकान में अचानक मौत हुई थी और ये मौतें बड़ी ही रहस्यमयी थीं। विलियम जब 10 साल का था, उस वक्त एक दिन वो हेस्टिंग हाउस के बच्चों में खेल रहा था। तभी अचानक आंधी आई थी। उसी आंधी के दौरान एक लंबे तड़ंगे आदमी की परछाई देखकर विलियम बुरी तरह डर गया था।
उसी दिन उसे तेज़ बुखार चढ़ा और 3 दिन बाद वो इसी हालत में चल बसा था। चार्ल्स आया के साथ टहलते वक्त कुएं में गिरकर मरा था। उन दिनों हेस्टिंग हाउस के ग्राउंड में एक कुआं था। बड़ा होने के बाद जॉन किसी अनदेखी ताकत के हाथों मारा गया था। हेस्टिंग हाउस के मैदान में कहीं जूलियस महाव और उसके तीनों बेटों को दफनाया गया है। हेस्टिंग के दोस्तों का मानना है कि बैरन महाव की आत्मा के गुस्से की वजह से जूलियस सुखी नहीं रह सका और उसके लड़कों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। फिर भी मोहब्बत का बंधन अटूट होता है। शायद इसीलिए दूसरी दुनिया से बैरन महाव की आत्मा कभी कभी रात को हाथ में लैंप लिए अपने बेटे और पोतों को देखने आती है। अब कलकत्ता आकाशवाणी भवन का माजरा सुनिए। रात के 10 बजे थे। सभी दफ्तर बंद थे। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दूसरी मंजिल के हॉल के पास के सेक्शन में लाइट जल रही थी। वहाँ एक अफसर अपने काम में बिजी था। बाहर स्टूल पर मेहरबान बैठा था। वो तिल ही तिल में बेचैन हो रहा था कि कब साहब का काम ख़त्म हो और वो नीचे जाकर अपने डेरे में आराम करे। मेहरबान, सन्नाटे में अफसर की आवाज़ गूंजी। जी फरमाइए। दरवाज़ा खोलकर मेहरबान अंदर आया। अब बंद करो, मैं जा रहा हूँ, ये कहकर अफसर बाहर चला गया। पुराने मकान की लकड़ी की चक्करदार सीढ़ियों से उसके उतरने की खटखट सुनाई दी और फिर वही सन्नाटा। अफसर ने अभी आखिरी जीने पर कदम रखा ही था कि आवाज़ आई, हेलो, क्या तुम जा रहे हो? ये दफ्तर के सबसे बड़े अफसर मिस्टर स्टेपलिन की आवाज़ थी। वो दूसरी मंजिल पर लकड़ी की रेलिंग पकड़े खड़े थे। हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। इंडियन अफसर को फिर ऊपर जाना पड़ा। सर, क्या कोई गलती हुई है? तुमसे कहा था ना बम्बई की फ़ाइल लेते जाओ। ओ सॉरी सर, फ़ाइल निकाली तो थी, लेकिन उठते वक्त भूल गया। हाँ, मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ खाली हैं, इसलिए टोकना पड़ा। इंडियन अफसर ने मेहरबान को आवाज़ देकर कहा कि मेज़ पर से फ़ाइल उठा लाए। अभी लाया हुजूर, कहकर मेहरबान चला गया। 2 मिनट बाद मध्यम सी आवाज़ हुई, जैसे लकड़ी के जीने पर कोई भारी चीज़ गिरी हो। क्या बात है? मिस्टर स्टेपलिन ने ताज्जुब से अपने मातहत की तरफ देखा। फिर दोनों तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगे। तभी फिर ज़ोर की आवाज़ हुई, थम। लकड़ी का जीना लरज़ गया। इसके साथ ही मेहरबान की चीख सुनाई दी, हाय अल्लाह! तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी का जीना जहाँ मुड़ा था, वहीं चौड़ी जगह पर मेहरबान पड़ा था। मारे डर के उसकी आंखें फटी हुई थीं। क्या हुआ मेहरबान? उसकी आंखें धुंधली और धसी हुई, जैसे वो कब्र से निकला हो। मैं वहाँ से डर कर भागा तो जीने पर गिर पड़ा हुजूर। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ये कहकर मेहरबान ने मिस्टर स्टेपलिन के पांव पकड़ लिए। ये घटना 30 दिसंबर 1932 की है। उन दिनों डलहौजी स्क्वायर में आज की तरह भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। तब उधर से रेलवे लाइन नहीं गुजरती थी। तिलक पोस्ट टेलीफोन एक्सचेंज नहीं बना था। रिजर्व बैंक की नई इमारत भी नहीं थी। उस वक्त के हेयर स्ट्रीट से सेंट्रल रोड की तरफ बढ़ने पर बाएं हाथ को गार्स्टिन पैलेस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर कर्नल गार्स्टिन ने इसको बनाया था। इस बिल्डिंग के मकान नंबर 1 में ही आज से लगभग 100 साल पहले 1927 में आकाश ने बंगाल से अपना पहला किला फोर्ट विलियम बनवाया था। इसी के पास डलहौजी के बाईं तरफ अपने हुकूमत के दौर के पहले सेंटर राइटर्स बिल्डिंग की बुनियाद 1775 में डाली थी। यानी जिस इलाके में अंग्रेज़ों के हाथों से कलकत्ता शहर की बुनियाद पड़ी थी, वहीं कायम हुआ था ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। गास्टिंग पैलेस के मकान में रेडियो स्टेशन का काम शुरू हो चुका था। नौकरों और अफसरों के चेहरे पर खुशी नाचती थी, लेकिन शाम होते ही उनके चेहरों पर उदासी छा जाती थी। पता नहीं इस भूतिया बिल्डिंग में कब क्या हो जाए। एक दिन सवेरे रेडियो एम्प्लॉयज़ काम पर आए।
तो उनको पिछली रात के इस अजीबोगरीब घटना का पता चला। वो मामला बड़े साहब तक पहुंचा था। एक एम्प्लॉय का बयान है, स्टेशन डायरेक्टर मिस्टर वॉलिक चुपचाप बैठे थे। उनके सामने हाथ जोड़े केयर टेकर जगमोहन खड़ा था। उसने मिली जुली हिंदी और बंगाली में जो कुछ बताया वो जितना हैरान कर देने वाला था उतना ही दिलचस्प भी था। जगमोहन ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ियों के नीचे चारपाई बिछाकर सो रहा था। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसे लगा कि बूट पहने कोई लकड़ी के जीने यानी सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। खटखट की आवाज़ से ही जगमोहन जागा था। जगमोहन ने सुन रखा था कि वो मकान जिन भूत का डेरा है, इसलिए वो डर गया। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि कहीं चोर डाकू ना हो। कितने ही कीमती गैजेट और दूसरा सामान इस बिल्डिंग में था। ये सोचकर वो लाठी लिए ऊपर गया। तीसरी मंजिल के जीने यानी सीढ़ी तक उसने देख लिया, लेकिन कहीं कोई नहीं था। वो नीचे आने लगा और तभी वो घटना घटी। वो पहली मंजिल पर आ चुका था। तब उसने देखा कि कुछ लोग अर्थी की तरह उसकी चारपाई को उठाकर लिए जा रहे हैं। डरकर उसने दरबानों को आवाज़ लगाई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। यूरोपियन प्रोग्राम के इंचार्ज मिस्टर बनर्जी ने मिस्टर वॉलिक से कहा, सर मुझे लगता है कि जगमोहन नशा करता है। वॉलिक साहब थोड़ी देर सेंट जॉन चर्च की मीनार और कलकत्ता शहर की बुनियाद डालने वाले जॉब चारंग की कब्र की तरफ देखते रहे। फिर धीरे से बोले, नो मिस्टर बनर्जी, सुना है कि पहले यहाँ कब्रिस्तान था। ये इमारत तो बाद में बनी है। मिस्टर वॉलिक को किन सूत्रों से ये जानकारी मिली थी ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनकी जानकारी थी सही। इसका हवाला हरिहर सेठ की किताब पुराने कलकत्ता के परिचय में मिलता है। जॉब चारंग ने जब कलकत्ता की बुनियाद डाली थी, उसके बहुत पहले सेंट जॉन चर्च है, उसके पास एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। पहले इस इलाके में जंगल था। हुगली और बालेश्वर के बीच जहाज़ से आते जाते वक्त जिन अंग्रेज़ों की मौत हो जाती थी उनको यहाँ दफनाया जाता था। शायद इन्हीं में से किसी की आत्मा को देखकर मेहरबान डर गया था और उन्हीं आत्माओं ने केयरटेकर जगमोहन की चारपाई को उठाकर फेंक देना चाहा था, क्योंकि जगमोहन की मौजूदगी से उनकी रूटीन में फ़र्क पड़ा था। फिर एक दिन और ज़्यादा ताज्जुब वाली घटना घटी। यूरोपियन प्रोग्राम के इंचार्ज बनर्जी ने, जिसे नशे की झोंक समझकर जगमोहन का मजाक उड़ाना चाहा था, वही खुद इस तरह डर गए थे कि उनके मरने की नौबत आ गई थी। दिसंबर 1945 या 46 की बात है। जाड़ों की रात थी। ठीक 9:30 बजे थे। रेडियो स्टेशन के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। 5 नंबर स्टूडियो के सामने गैलरी में टिमटिमाता हुआ बल्ब किसी भूत की आंख की तरह लग रहा था। मिस्टर बनर्जी अपना प्रोग्राम ख़त्म करके बाहर निकले। देर तक कमरे में बंद रहने की वजह से उनका सर भारी हो रहा था, इसलिए वो बाहर गैलरी में 2 मिनट तक खड़े रहे। फिर हल्के अंधेरे से निकलकर लाउंज में आ गए। इस खुले बरामदे के पास चर्च का बाग था। वहाँ अंधेरे में खड़े पाम के पेड़ों के नीचे एक कब्र बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। न जाने क्यों उधर देखकर मिस्टर बनर्जी को कुछ अजीब सा लगा और उनके पूरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। लाउंज में गोल मेज के चारों तरफ कुर्सियां रखी थीं। उनमें से एक कुर्सी अचानक नाचने लगी। फिर वो बड़ी तेज़ी से जीने से टकराकर नीचे गिर गई। मारे डर के मिस्टर बनर्जी का बुरा हाल था। उनका गला सूख गया था। वो वहीं खड़े खड़े कांपने लगे। फिर उनसे खड़ा नहीं रहा गया तो वो बैठ गए। गोल मेज़ पर टेलीफोन रखा था। उन्होंने किसी तरह ड्यूटी रूम में टेलीफोन किया। आप लोग जल्दी लाउंज में आइए, मेरा बुरा हाल है। ड्यूटी अफसर भागे हुए आए। उनके साथ और 2 मुलाजिम थे। मिस्टर बनर्जी ने उनको सारी बात बताई। उन लोगों ने बड़े ही ताज्जुब से देखा कि सचमुच वो कुर्सी मेज से कई गज दूर सीढ़ी के पास पड़ी थी। इस घटना के बाद रेडियो स्टेशन के सारे एम्प्लॉय और ज़्यादा डर गए। कलकत्ता के मशहूर अंग्रेज़ी अखबार स्टेटमेंट में इस खबर को बड़ी अहमियत दी गई।
रेडियो स्टेशन के एम्प्लॉय ने अखबार के रिपोर्टर को जो बयान दिया था वो इस तरह है। रात को जब चारों तरफ खामोशी छा जाती है, रेडियो स्टेशन की गैलरी में कभी कभी भूरे रंग के सूट में एक लंबा तड़ंगा साहब टहलता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई उनके सामने पड़ जाता है तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखकर गायब हो जाता है। 1708 के जाड़ों में कई दिन तक इतनी बारिश हुई और चारों तरफ इतना कोहरा छाया रहा कि नदी में एक जहाज़ डूबा और 130 अंग्रेज़ मुसाफिर की मौत हो गई। इनमें से जिनकी लाशें मिलीं उनको भी यहीं दफनाया गया। 1962 में अंग्रेज़ों की इस नई कॉलोनी में और अजीबोगरीब घटना घटी। महामारी में 1800 अंग्रेज़ और हज़ारों हिंदुस्तानी मौत के घाट उतर गए। ज़्यादातर अंग्रेज़ यहीं दफनाए गए। इस तरह गार्स्टिंग पैलेस में रेडियो स्टेशन की ज़मीन पर पहले एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन गया। वहाँ ज़मीन के नीचे जो लोग सोए हुए हैं, शायद उन्हीं की बेचैन आत्माएं अपने पिछले रूप में रेडियो स्टेशन में घूमती फिरती हैं। राइटर्स बिल्डिंग पर भी भूत मंडलाता रहता है। उस दिन कलकत्ता में ज़ोरदार बारिश की वजह से तेज़ हवा चलने लगी थी। रात के चौकीदार मुंशी राम को लगा कि क़यामत आ गई है। उस भयानक रात में भूतिया कोठी में पहरेदारी करते हुए उसका दिल कांप रहा था। बहरहाल उसे नौकरी तो करनी ही थी। टॉर्च चलाकर बूट खटखटाता हुआ मुंशी राम आगे बढ़ा। शायद कहीं कोई खिड़की खुली रह गई थी जिसके दोनों पट आपस में टकरा रहे थे और मुंशी राम की दहशत बढ़ती जा रही थी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा। सेंट्रल डिस्पैच ऑफिस के सामने पहुंचते ही वो रुक गया। उसे उस कमरे में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? मुंशी राम ने ज़ोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली, गले में ही फंसकर रह गई। तभी जीने से कुछ लोगों के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। घबराकर मुंशी राम ने उधर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो सूट बूट में एक अंग्रेज़ दिखाई दिया। वो अपना सीना दबाए हुए था, जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। इसी हालत में वो अंधेरे में गायब हो गया। उस अंग्रेज़ का पीछा करते हुए कई अंग्रेज़ आए और जीने से नीचे उतर गए। ये देखकर मुंशी राम खुद पर काबू नहीं पा सका, खुद पर काबू नहीं रख सका। उसे बस इतना याद है कि उसने चिल्लाकर 1 नंबर ब्लॉक के पहरेदार को आवाज़ दी। फिर वो बेहोश हो गया। मुंशी राम के साथ ही एक और घटना घटी। उस दिन मुंशी राम की ड्यूटी दूसरी मंजिल के तीसरे ब्लॉक में थी। राउंड लगाते वक्त अचानक उसे अंग्रेज़ी गाने की धुन सुनाई दी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ गहरा अंधेरा था। मुंशी राम टॉर्च जलाकर इधर बढ़ा। एक कमरे के पास पहुंचकर उसने देखा कि अंदर लैंप जल रहा था। उसने अंदर झांका तो देखा कि नशे में धुत कई अंग्रेज़ नाच रहे थे और ज़ोर ज़ोर से गा भी रहे थे। डर के मारे मुंशी राम के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर दूसरे पहरेदार भी आ गए, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। न अंग्रेज़ थे और न वो लैंप, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। बहरहाल कलकत्ता की इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर भूत के साए आज भी राज कर रहे हैं और आज के साइंस के दौर में अक्ल हैरान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।